मैत्री इंडिया यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को सभी ने जय भीम। आज इस मौके का उपयोग आरक्षण की पृष्ठभूमि और वर्तमान में आरक्षण को लेकर जो बहस चल रही है उस विषय में अपनी राय प्रकट करने का मौका मैंने लिया है। आरक्षण जैसा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, तब से अब तक 70 वर्षों से संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 1992 के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को प्राप्त हो रहा है। आरक्षण की जो अवधारणा है, आरक्षण की जो संकल्पना है, उसकी पृष्ठभूमि में जाना अत्यंत आवश्यक होगा। भारतीय इतिहास में एक दौर ऐसा आया, एक युग ऐसा आया जब जाति प्रथा का जन्म और विकास हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी रचना कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति, उसके पश्चात हु वर द शूद्रास, उसके पश्चात द अनटचेबल्स, उसके पश्चात रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इन सारे अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में विस्तार पूर्वक भारत की जाति व्यवस्था का उगम और उसके परिणाम को रेखांकित किया। इतिहास के एक दौर में, जिसे आज से हम करीब 3000 साल पहले का मानकर चलते हैं, तो एक युग था जिसे वैदिक काल कहा जाता है। और उस वैदिक काल में जब वैदिक साहित्य की रचना की गई, तो उस वैदिक साहित्य की रचना में ही मनुष्यों को विभिन्न वर्णों या वर्गों में विभाजित कर दिया गया और इसे ऐश्वर्य रूप दे दिया गया कि ये सब जो किया जा रहा है या किया गया है, यह परम परमेश्वर ने ही किया है और उन्होंने ही करवाया है। जैसे कि हम देखें कि भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में जिसे मान्यता दी गई है वह है ऋग्वेद। हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ, 4 वेदों में से सबसे पहला वेद ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद में जो अंतिम अध्याय है, जिसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, इस पुरुष सूक्त के मंडल 10 में और ऋचा 12वीं, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्र अजायत। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मा के मुख से या ईश्वर के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मणों से मुखमासित, बाहु राजन्य कृत, भुजा से राजन्य अर्थात क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उर तदस्य यद वैश्य, उर प्रदेश मतलब जंघाओं से पेट के नीचे का भाग, वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और पदभ्याम शूद्र अजायत, और पाँव से, पैरों से
शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार की ऋचा रच करके मनुष्यों को 4 वर्णों या वर्गों में विभाजित कर दिया गया। आगे चल करके इसी संकल्पना को दंड संहिता के अंदर में ला लिया गया, और दंड संहिता में भी, जिसे स्मृतियां कहा जाता है, प्राचीन स्मृति जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, उस मनुस्मृति में दंड विधान में इसी ऋचा को, इसी श्लोक को दूसरी तरह से लिखा गया कि लोकाना तु विवुध्यर्थ मुख बाहुर उपादात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स निर्वर्तयम। यह मनुस्मृति के अध्याय 1 में श्लोक क्रमांक 31 है। मनुस्मृति यह एक दंड संहिता है। इसे एक बड़ा सुंदर नाम दिया गया, मानव धर्मशास्त्र, और उसमें कोडिफिकेशन किया गया है, संहिता का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने पर कौन से प्रकार के दंड होंगे, क्या नहीं करने से किस प्रकार पुरस्कार दिया जाएगा, ये सारी बातों का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। और यह मनुस्मृति आज से 2000 साल पहले, करीब 2200 साल पहले, पुष्यमित्र शुंग के काल में सुमति भार्गव नाम के किसी पंडित विद्वान ने उसकी रचना की थी। और यह मनुस्मृति एक प्रकार से 2000 साल पुराना संविधान था, जिसे पूरी सख्ती के साथ संपूर्ण देश में या तत्कालीन समाज में लागू कर दिया गया, और जो प्रच्छन्न रूप से, छुपे हुए रूप से आज भी वर्तमान में भी देहातों में, गांव में, कस्बों में और शहरों में भी, और यहाँ तक कि मनुष्य की मानसिकता में भी दिखाई पड़ती है। स्मृतियों के ही काल में जब पुराणों की रचना हुई, तो भगवत गीता में स्वयं परमेश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि चातुर्वर्णा मया सृष्टवा गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम वेयम। यह भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टवा गुण कर्म विभागशः, कि चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था है, यह सृष्टि की रचना हुई तब से ही इसकी रचना हुई है, और गुण कर्मों के आधार पर, गुणों के और कर्मों के आधार पर मनुष्यों का विभाजन किया गया है। आगे चल करके रामायण में भी, जिसका सबसे ज़्यादा पठन किया जाता है देश में, तुलसी रामायण, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकार। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है बनाई गई धार्मिक आधार पर और समाज पर लाद दी गई, और समाज में इस व्यवस्था का जन्म हुआ, और इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में एक वर्ग का उदय हुआ जो कि पहले से चला आ रहा था। जिसने इस व्यवस्था को जन्म दिया था वह था पुरोहित वर्ग, यानी कि प्रीस्टली क्लास, जिसे हमारे देश में हम ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा वर्ण उत्पन्न हुआ था, या उस वर्ण को जन्म दिया गया था, वह राजन्य अर्थात क्षत्रियों का वर्ण, जिसमें राजे महाराजा हुआ करते थे, लड़वैये हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे। यह एक वर्ण उत्पन्न हो गया। तीसरा वर्ण व्यवसाय करने वाले, उद्योग करने वालों का वर्ण उत्पन्न हो गया, व्यापार करने वालों का, धन कमाने वालों का वर्ण उत्पन्न हो गया। और चौथा वर्ण
जिसे शूद्र कहा गया, उसकी उत्पत्ति हुई पाँव से, जैसे कि इन सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया। और पाँव को तो पूरे शरीर का बोझ ढोना पड़ता है, तो इस शूद्र वर्ण पर सारे ऊपर के तीनों वर्णों का बोझ ढोने की जिम्मेदारी लाद दी गई। और यह व्यवस्था 2000 साल तक चलती रही भारत में, और इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने वालों को प्राणांतक दंड दिया गया। इस व्यवस्था ने क्या किया? इस व्यवस्था ने शिक्षा, सत्ता और संपत्ति, इन तीनों अधिकार क्षेत्रों को विशेष वर्णों के लिए मर्यादित कर दिया और मनुष्य समाज के एक बहुत बड़े तबके को इससे वंचित कर दिया। शिक्षा लेने देने का अधिकार ब्राह्मणों के पास में रखा गया। सत्ता अर्थात हुकूमत करने का अधिकार क्षत्रियों को दे दिया गया। और व्यापार अर्थात धनार्जन करना और धन संग्रहित करने का अधिकार वैश्यों को दे दिया गया। तो इस प्रकार से शिक्षा, सत्ता और संपत्ति के अधिकार केंद्रित कर दिए गए, विशिष्ट वर्णों या वर्गों के हाथ में केंद्रित कर दिए गए, और भारतीय समाज के एक बहुत बड़े तबके को इन तीनों अधिकारों से वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसे शूद्र कहकर पुकारा गया, वह शिक्षा से वंचित हो गया, सत्ता से वंचित हो गया, संपत्ति से वंचित हो गया, और उसे सभी प्रकार के शारीरिक श्रमों को करने का दायित्व सौंपा गया। सिर्फ वो पढ़ लिख नहीं सकता था, वह सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता था, वह संपत्ति को संग्रहित नहीं कर सकता था, परंतु सभी प्रकार के शारीरिक श्रमों का काम करना और ऊपर के तीनों वर्णों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की सेवा करना, इतना ही कर्तव्य शूद्र समाज पर लाद दिया गया। तो क्या हुआ इतिहास में? परिणाम क्या हुआ कि एक प्रकार का अघोषित आरक्षण भारतीय समाज व्यवस्था में जन्म ले चुका था। यह आरक्षण एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूड करना अर्थात बहिष्कार करना, मनुष्य समुदायों के एक बड़े वर्ग का बहिष्कार करके उनको सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित करके सारे अधिकारों को अपने में समेट लेना, इस प्रकार का ये एक्सक्लूसिवनेस का आरक्षण, मतलब बाकी लोगों को सबको छोड़ दो, उन्हें सब प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दो, और सारी की सारी सत्ताएं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, या चाहे वह संपत्ति हो, सारे के सारे अधिकार क्षेत्रों को अपनी मुट्ठी में कर लेना, इस प्रकार का यह आरक्षण, यह 2000 साल पहले, 2500 साल पहले इस देश में लागू कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका बहिष्कृत हो गया, समाज का विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, समाज में असमानता, उच्च और नीच की भावना पैदा हो गई। इस उच्च नीचता की भावना ने घृणा को जन्म दिया, हेट्रेड को जन्म दिया, और इस उच्च नीचता और हेट्रेड की भावना से एक बहुत बड़े वर्ग का शोषण हो गया। तो एक प्रकार की यह अन्याय और अत्याचार की व्यवस्था इस देश में लागू कर दी गई, और 2500 साल तक की यह इस देश में यह व्यवस्था फलती फूलती रही, और इसके परिणाम स्वरूप समाज का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वर्ग, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो 75-80% से ज़्यादा बड़ा वर्ग सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित होकर
दिन प्रतिदिन दयनीय अवस्था में चला गया। इतिहास के ये काल में हम देखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं पता चलता है कि करीब करीब चौथी शताब्दी के आसपास इस देश में अस्पृश्यता का जन्म हुआ। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को, करीब करीब 25% के आसपास एक बहुत बड़े वर्ग को अस्पृश्य करार दे दिया गया। उन्हें शारीरिक श्रम के अधिकारों से भी या दायित्वों से भी वंचित कर दिया गया। उनके लिए सिर्फ घृणास्पद काम उन पर लाद दिए गए। सारी प्रकार की घृणित कार्य, मैला ढोना, साफ सफाई करना, मरे हुए जानवरों को ले जाना, इस प्रकार के घृणित प्रकार के कार्य उस वर्ग पर लाद दिए गए और उसे अछूत, अस्पृश्य घोषित कर दिया गया, अनटचेबल्स। एक तरफ में सिर्फ शारीरिक श्रम करने वालों का, बर्तन बनाने वालों का, खेती में मजदूरी काम करने वालों का, लोहे के औजार बनाने वालों का और इस प्रकार के ही अन्य शारीरिक श्रम करने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग, और उसके साथ ही साथ अछूत या अस्पृश्य नाम से उतना ही एक बड़ा वर्ग इस देश में निर्माण हो गया। यह वर्ग या यह वर्ण, जिसे पांचवा वर्ण कहा जाता है, अस्पृश्य लोगों का वर्ण, यह चातुर्वर्ण व्यवस्था के बाहर का वर्ण था। जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बाहर था। कम से कम शूद्रों को कुछ तो अधिकार थे कि वे शारीरिक श्रम कर सकते थे और उससे उन्हें रोजी रोटी के अवसर मिल जाते थे। लेकिन जिन्हें अवर्ण कहा गया, जो 5वां वर्ण कहा गया, शूद्र, अति शूद्र का वर्ण कहा गया, अस्पृश्य कहा गया, वे उस अधिकार से भी वंचित हो गए। वे सिर्फ दया पर जिंदा रहने लगे। जो भी ऊपर वाले वर्णों से प्राप्त हो जाएगा उसी आधार पर उनका जीवन यापन होने लगा। अधिकार कुछ भी नहीं थे। तो इस प्रकार के एक वर्ग का उदय हो गया। और इसी प्रकार से एक और वर्ग का भी अस्तित्व देश में था, जिन्हें कभी भी देश की मुख्य धारा में आने का मौका नहीं दिया गया, अवसर नहीं दिया गया। वे जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, दरी कंदराओं में रहते थे, वन्य उपज के आधार पर ही अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी गांव शहरों में चले आते थे वन्य उपजों को लेकर, और उससे उनकी कुछ आजीविका हो जाती थी। लेकिन अवस्था उनकी भी दयनीय थी। वे भी शिक्षा से वंचित थे, वे भी सत्ता से वंचित थे और संपत्ति से भी वंचित थे। तो इस प्रकार भारत देश का एक बहुत बड़ा जनसमुदाय, एक बहुत बड़ी लोक संख्या शूद्र कहकर, अछूत कहकर, आदिवासी कहकर, सारे प्रकार के अधिकारों से वंचित होकर इस देश में सिर्फ सेवा करती रही। और मुट्ठी भर लोग, 10 से 15% लोग सारे प्रकार का आरक्षण उपभोगते रहे और बाकी सारा समाज, 85% समाज गुलामी का जीवन जीने लगा। सबसे बड़ा मनुष्यता को मनुष्य कहलाने वाला जो तत्व होता है वो होता है शिक्षा। यदि शिक्षा से मनुष्य को वंचित कर दिया जाए तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रह जाता। अशिक्षित मनुष्य जिसे सभी प्रकार के कौशल्य से भी दूर कर दिया गया, शिक्षा से भी दूर कर दिया गया, उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाता है? तो देश का एक बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा हिस्सा पशुवत जीवन जीने लगा। और कितना बड़ा समाज, ये बड़े आश्चर्य की बात है। 4 वर्णों से शुरू होकर आज जब 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं इस व्यवस्था की,
तो करीब करीब 7,000 जातियों और उपजातियों में यह समाज बिखर चुका है। और यह व्यवस्था बहिष्कार की व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था, घृणा की व्यवस्था, उच्च नीचता की व्यवस्था और अन्याय और अत्याचार की व्यवस्था, इस व्यवस्था ने 7,000 जाति और उपजातियों को जन्म दिया। और इन जातियों और उपजातियों में भी उसी प्रकार के तत्वों को डाल दिया कि एक जाति दूसरे जाति से किसी भी रूप में संपर्क ना कर पाए, एक जाति का दूसरे जाति के साथ में कोई भाईचारा ना बन पाए। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में अछूत वर्ग, जिसे बाद के समय में अनुसूचित जातियां कहा गया, उनकी संख्या, उन जातियों की संख्या 1208। 2011 साल की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन्हें आदिवासी कहा जाता है या संवैधानिक रूप से जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, उनकी जातियों की संख्या 705 गिनी गई है। और जिन्हें शूद्र कहा जाता है, व्यवस्था ने जिन्हें शूद्र करार दे दिया है, जिसे संवैधानिक भाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उनकी जातियों की संख्या 5013। 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी जातियों की संख्या 5013 है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जातियों की संख्या उस वक्त 1980 में 3743 थी। 2006 तक इन जातियों की जो संख्या अभी तक प्राप्त हुई है वह है 5013। तो इस प्रकार अनुसूचित जातियां 1208, अनुसूचित जनजातियां 705 और अन्य पिछड़ा वर्ग 5013, कुल मिलाकर के 6,926 जातियों में यह सारा शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी समाज बिखरा पड़ा हुआ है। और इनकी लोक संख्या भारत के सेंसस के मुताबिक और मंडल आयोग की भी रिपोर्ट के मुताबिक इन अनुसूचित जातियों की जो संख्या है, लोक संख्या जो है, भारत की कुल जनसंख्या का 15% लगभग, आज तो 16.5% की बात कही जाती है, 15% मानी गई। अनुसूचित जनजातियों की संख्या पूरे भारतवर्ष में 7.5% मानी गई। और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, उसकी जनसंख्या, लोक संख्या भारत की कुल लोक संख्या का 52% मानी गई। और इसके साथ ही साथ एक अल्पसंख्यक समुदाय इस देश में जो रह रहा है, बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, और उनके साथ साथ छोटे अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन का समावेश होता है। इनकी कुल संख्या, और यह भी व्यवस्था के प्रताड़ित लोग हैं, प्रताड़ित समाज हैं, कैसे हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो इनकी संख्या भी इस देश में करीब करीब 11 से 12% होती है। और इस प्रकार अगर भारत की कुल संख्या का देखा जाए तो प्रताड़ित या शोषित हिस्सा 85% हो जाता है, जबकि शोषण करने वालों की संख्या इस देश में 15% रह जाती है। तो 15% लोग करीब करीब 3000 सालों से इस देश के शासन, प्रशासन में, शिक्षा में, सत्ता में, संपत्ति में, संस्कृति में वर्चस्व बनाए हुए हैं। एक्सक्लूसिवनेस के आधार पर मिले हुए आरक्षण से, हथियाए हुए अधिकारों से, छीने गए कपट द्वारा छीने गए, छल कपट द्वारा छीने गए अधिकारों से 2500 साल से इस देश के हुक्मरान बने हुए हैं, राज कर रहे हैं। जबकि 85% समाज, जिसे हम एकत्रित रूप से बहुजन समाज कहते हैं, यह समाज आज भी प्रताड़ित जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, इस प्रकार की जो व्यवस्था पिछले 2500 सालों से, 3000 सालों से देश में चली आ रही थी, ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ विद्रोह नहीं हुए।
धार्मिक मान्यताएं बनाकर, धार्मिक ग्रंथों की रचना कर, उसके पश्चात दंड संहिताओं की रचना कर, उसके पश्चात पुराणों की रचना कर, मनुष्य के मन और मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह से बैठा दी गई थी कि यह व्यवस्था ईश्वरीय है। लोगों को एक प्रकार से मानसिक गुलाम बना दिया गया था और इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह तो होना ही था। तो सर्वप्रथम इस व्यवस्था के खिलाफ बड़ा विद्रोह इस देश में जो हुआ वह बुद्ध और चारवाक के समय हुआ। चारवाक ने इस व्यवस्था का विद्रोह के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने वेदों के अधिकारों को नकारा। उसके पश्चात बुद्ध ने इस देश में समाज को साथ में लेकर इस व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह किया। जन्म के आधार पर जो व्यवस्था बना दी गई थी, वर्ण व्यवस्था बना दी गई थी, उसके खिलाफ गौतम बुद्ध ने इस देश में बहुत बड़ा विद्रोह किया और उनके पश्चात भी इस देश में विद्रोह चलते रहे और विद्रोह के परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार के संप्रदाय खड़े होते गए। सिख संप्रदाय के जनक गुरु नानक देव जी ने इस व्यवस्था का विद्रोह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तत्कालीन समाज व्यवस्था के अंग से हटकर अपना एक अलग संप्रदाय या धर्म खड़ा करना पड़ा, सिख धर्म के नाम से। इस व्यवस्था के खिलाफ कबीर ने विद्रोह किया, रैदास ने विद्रोह किया और भी महापुरुषों ने और भी महानुभावों ने, संतों ने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन उनका विद्रोह सामाजिक विद्रोह कम और धार्मिक विद्रोह ज़्यादा था, इसलिए अलग अलग संप्रदायों के रूप में उनके विचार इकट्ठे हो गए और फिर अलग अलग संप्रदाय खड़े हो गए। लेकिन फिर भी वो व्यवस्था का अंग बने रहे, व्यवस्था के विरोध में वो नहीं जा सके। कब तक? जब तक भारत के सामाजिक और राजनीतिक पटल पर महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे क्रांति सूर्य का आगमन नहीं हुआ, तब तक। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस व्यवस्था का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। वे स्वयं माली समाज से, तथाकथित शूद्र समाज से आते थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उस काल में कही, जो उनकी रचना, उनकी कविता के रूप में सामने आई और वह क्रांति का सूत्रपात उसी उनकी एक कविता से, रचना से, जिसमें वो कहते हैं कि विद्या के बिगैर मति चली गई, विद्या बिना मति गेली, विद्या के बिगैर मति चली गई, मति बिना नीति गेली, मति ही नहीं रही तो नीति किस रूप में रहेगी, मति के बिना नीति चलेगी, नीति के बिना मति चलेगी। उसके पश्चात मति चली गई, नीति चली गई तो गति कहाँ से रहेगी, गत्यात्मकता कहाँ से रहेगी? गति भी चली गई और जब गति चली गई तो वित्त की हानि हो गई, धन कमाने की का अवसर नहीं रहे, गरीब गरीब होते चले गए और इस प्रकार से जो शूद्र वर्ण था उसकी अधोगति हो गई। इस श्लोक को मराठी में बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने समझाया। विद्या विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने यह बात कहकर लोगों में जागृति पैदा की कि शिक्षा यह सबसे बड़ा मानवाधिकार, मौलिक अधिकार है और यही जब छीन लिया गया तो यह छीन जाने के कारण समाज का बहुत बड़ा तबका गुलाम बन गया।
आगे चल कर के उन्होंने अपनी रचनाओं में, गुलामगिरी में और बहुत सारी रचनाओं में, शेतकऱ्यांचे आसूड में, गुलामगिरी में, उन्होंने इस बात को दोहराया और सबसे पहले अपने शूद्र भाइयों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए शालाएं उन्होंने प्रारंभ की। 1848 में उन्होंने पूना में पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए स्कूल खोले, स्कूल आरंभ किए और उसके पश्चात सिर्फ शूद्र भाइयों के लिए नहीं तो महाराष्ट्र के महार, मातंग, चमार जैसे अस्पृश्य वर्ग के लिए उन्होंने शालाएं खोली, स्कूल खोले और शिक्षादान का कार्य आरंभ किया। क्योंकि बिना शिक्षा के ही समाज की अधोगति जब हुई है तो शिक्षा प्राप्त करने से समाज को सुगति प्राप्त होगी, यह उनकी सोच थी। और उनके इस कार्य में उनकी पत्नी क्रांति देवी, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने हर पल, हर समय कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस क्रांति का बीजारोपण किया और आगे चल करके सत्यशोधक समाज तक उन्होंने एक संगठन खड़ा कर दिया, इसका परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन भारत के जो अंग्रेज शासक थे उनके कानों तक ये बात पहुंची। 1848 में शिक्षा के कार्य को महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रारंभ किया और 1858 में इस देश में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना, भारतीय शिक्षा का कानून बना। और इस कानून के तहत यह कानून बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए अंग्रेज़ों ने सर विलियम हंटर, इस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है यह देखने का, जांचने का और उस संबंध में तत्कालीन सरकार को अपने सुझाव देने का अधिकार देकर सर विलियम हंटर इनकी अध्यक्षता में उस आयोग की नियुक्ति की। 1882 में सर विलियम हंटर ने अपने कार्य को प्रारंभ किया तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर आयोग के सामने एक निवेदन दिया और उस निवेदन में वह कहते हैं कि शिक्षा को सभी वर्गों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य कर दी जाए। विशेष रूप से पिछड़े वर्गों में, शूद्र वर्गों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसलिए उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाए, उन्हें सहूलतें दी जाए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वे शिक्षा लेने के लिए आ सकें, उन्हें शिक्षा लेने की उनके अंदर रुचि जागृत हो। और उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान रहे कि शिक्षक जो हो वो ब्राह्मण वर्ग से ना हो, क्योंकि जिन्होंने इस समाज के बहुत बड़े समुदाय को शिक्षा के से वंचित करके रखा है हजारों सालों से, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे सही शिक्षा इन शुद्र अतिशूद्र वर्गों के लोगों को देंगे। Let there be schools for the Shudras in every village, but away with all Brahmin school masters। महात्मा ज्योतिराव फुले का ये वाक्य है कि सभी गांव में, कस्बों में, देहातों में स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण स्कूल मास्टर्स वहां पर नहीं होने चाहिए। सरकारी शालाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स, क्योंकि सरकार के पास सारी साधन संपत्तियां होती है, सारे साधन और शक्तियां होती हैं, तो अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रित और सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने चाहिए। और स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट इन शेप ऑफ स्कॉलरशिप एंड हाफ ईयरली और एनुअली प्राइजेस टू एनकरेज दिस पीपल। इन्हें विशेष रूप से सरकार कुछ इंसेंटिव्स दे
प्रलोभन भी कह सकते हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक स्कॉलरशिप इन्हें दें ताकि ये लोग स्कूलों में आएं और शिक्षा ग्रहण कर सकें। एक प्रकार से इंक्लूसिवनेस, समायोजन, समाहित करने के आरक्षण की वकालत महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। जो हेट्रेड के आधार पर, घृणा के आधार पर, एक्सक्लूसिवनेस के आधार पर, बहिष्कार के आधार पर आरक्षण जो लिया जा रहा था देश में, उसके विरुद्ध पहला बिगुल आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में किसी ने बजाया हो तो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने शिक्षा में आरक्षण की मांग के साथ साथ हंटर कमीशन को दिए गए अपने निवेदन में यह भी कहा था कि ये जो शिक्षित वर्ग का उदय होगा, इनके लिए सरकार में नौकरियों का भी प्रबंध किया जाए प्राथमिकता के आधार पर। एक प्रकार से उन्होंने आरक्षण की मांग सरकार से की थी। यह इंक्लूसिवनेस का आरक्षण था। इंक्लूड करना, समाज के वर्गों को आरक्षण के दायरे में इंक्लूड करना, भारत की शिक्षा, संपत्ति और सत्ता, इन अधिकार क्षेत्रों में उनको समाहित करना, उनको लेकर आना, इस प्रकार की इंक्लूसिवनेस के आरक्षण की सोच महात्मा ज्योतिबा फुले की। आगे चल करके कोल्हापुर संस्थान के महाराजा राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज, इन्होंने 26 जुलाई 1902 को एक राजपत्र निकालकर, राजाज्ञा निकालकर अपने कोल्हापुर संस्थान में 50% आरक्षण लागू कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज की मूवमेंट को आश्रय देने वाले बहुजनवादी सोच के राजा राजर्षि शाहू महाराज ने पहली बार घोषित रूप से, सरकारी रूप से आरक्षण को कानूनी जामा देकर, कानूनी रूप देकर लागू कर दिया। उन्होंने देखा था उनके राज्य में, कोल्हापुर में, कि उनकी रियासत में, उनके राज्य में काम तो सभी कर रहे हैं, बड़े पैमानों पर काम कर रहे हैं। शूद्र मराठा लड़ रहा है, शूद्र किसान कुंबी खेतों में अनाज उगाही कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है। शूद्र माली समाज बागायती का काम कर रहा है। शूद्र लोहार समाज औजार, वेपन्स, खेती के साधन बना रहा है। यह सारा शूद्र समाज काम तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे राज्य के प्रशासन में इनकी कहीं कोई भागीदारी दिखाई नहीं पड़ रही है। और राज्य के शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी किसकी है? जो सिर्फ बैठकर खा रहे हैं, मलाई लूट रहे हैं, इनकी 90% से ज्यादा हिस्सेदारी। इस अन्याय के खिलाफ ही राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने आरक्षण का सरकारी आदेश जारी किया, और उसमें वह कहते हैं 26 जुलाई 1902 के अपने राजपत्र में वे कहते हैं कि इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी हिज हाइनेस इज प्लीज टू डायरेक्ट that from the date of this order 50% of the vacancies that may occur should be filled by recruits from among the backward classes। वे कहते हैं कि इस राजयज्ञा के अनुसार, इस राजयज्ञा की तारीख के बाद जितनी भी रिक्तियां होगी, जितने भी पद रिक्त होंगे, उनमें पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू किया जाता है। In all the offices in which the proportion of officers of the backward classes is at present less than 50%, the next appointment shall be given to the member of those classes। आगे वे कहते हैं कि मेरी सरकार के जिन भी कार्यालयों में जहाँ पर भी इन पिछड़े वर्गों की संख्या 50% से कम है, वहाँ इसके बाद जो भी रिक्तियाँ होगी वे इन्हीं वर्गों से भरी जाएगी।
पिछड़े वर्गों से, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और बैकवर्ड क्लास की उन्होंने व्याख्या कैसी की? राजर्षि शाहू महाराज कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दीज ऑर्डर्स द बैकवर्ड क्लासेस शैल बी अंडरस्टूड टू मीन ऑल कास्ट अदर देन ब्राह्मण्स, प्रभुज, शेनवाइज, पारसीज एंड अदर एडवांस क्लासेस। राजर्षि शाहू महाराज ने बैकवर्ड क्लास की व्याख्या करते हुए ये कहा कि बैकवर्ड क्लास में उसे कहता हूँ जिसे ब्राह्मण ना हो, प्रभुज ना हो, शेणवई ना हो, पारसीज ना हो, और जो भी विकसित जातियाँ दिखाई पड़ रही हैं वो ना हो, उन्हें छोड़ करके बाकी सारी जातियाँ बैकवर्ड क्लास है। और इनका प्रतिनिधित्व मेरे शासन और प्रशासन में 50% तक लागू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की पहली सरकारी आज्ञा जारी करने वाले राजर्षि शाहू महाराज थे, जिन्हें हम सम्मान के साथ आरक्षण का जनक कहते हैं। सही मानों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन दोनों महापुरुषों को, महात्मा ज्योतिबा फुले को उन्होंने द फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन कहा। भारत के सामाजिक क्रांति के पितामह, और महात्मा और राजर्षि शाहू महाराज को उन्होंने द पिलर ऑफ इंडियन सोशल डेमोक्रेसी कहा है, भारतीय सामाजिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ। इन दोनों महापुरुषों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उचित सम्मान के साथ इस प्रकार से नवाजा है। तो छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण लागू किया। उसके पहले भी अंग्रेज़ों के शासनकाल में विशेष रूप से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में आरक्षण की मांग होती रही। 1874 में मैसूर राज्य में पुलिस सिपाही भर्ती में आरक्षण लागू कर दिया गया था। उसमें ब्राह्मण को छोड़कर अन्य हिंदू वर्गों, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस, इन लोगों के लिए 80% आरक्षण मैसूर राज्य ने 1874 में लागू कर दिया गया था। 1891 में केरल के त्रावणकोर रियासत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आंदोलन हुआ। 1891 में त्रावणकोर रियासत में, दक्षिण भारत, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए आंदोलन प्राप्त हुआ। और यह आंदोलन बहुत लंबा चलते रहा और 1936 में जाकर यह आंदोलन सफल हुआ। तो ऐसा नहीं था कि एक्सक्लूसिवनेस वाला जो आरक्षण था, बहिष्कार के सिद्धांत के आधार पर जो एक आरक्षण इस देश में 3000 सालों से चलते आ रहा था, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेज़ आने के बाद, भारत में अंग्रेज़ आने के बाद और अंग्रेज़ों की भारत में सत्ता स्थापित होने के बाद उस अघोषित एक्सक्लूसिवनेस के आरक्षण के विरोध में संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, और इंक्लूसिवनेस वाला आरक्षण जो था, इंक्लूड करने वाला, सबको समाहित करने वाला आरक्षण था, इसके लिए आंदोलन प्रारंभ किए गए, इसकी वकालत की गई। जैसे जैसे भारत में अंग्रेज़ कानून का राज लागू करते गए, 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना, भारतीय परिषद कानून बना। उसमें मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को एक पृथक वर्ग मानते हुए पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। तो 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में एक प्रकार से भारत की सत्ता में मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आरक्षण दिया गया, उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साउथबोरो कमेटी के सामने अपना निवेदन दिया और इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए, जहां उन्होंने अपने अस्पृश्य भाइयों के लिए, अछूत समाज के लिए विशेष रूप से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और आरक्षण की मांग की, राजनीतिक आरक्षण की मांग की, सत्ता में भागीदारी की मांग की।
वे कह रहे थे कि हमें सिर्फ फ्रेंचाइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वोट का अधिकार नहीं चाहिए, हम इस देश में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और इस देश की शासन और प्रशासन में अपनी न्यायोचित हिस्सेदारी चाहते हैं। हम कानून बनाने वाले बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम लॉ मेकर्स। साउथ बोरो कमेटी के सामने अपने निवेदन में उन्होंने यह बात कही थी। इसके पश्चात कानून का राज देश में लाने के लिए और धीरे धीरे स्वायत्तता की तरफ कदम बढ़ाते हुए अंग्रेज़ों ने अनेक प्रकार के कानूनों को बनाकर उन्हें इकट्ठा कर 1919 में एक पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बनाया। 1919 में द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने बनाया और इस एक्ट के तहत पहली बार कानूनी रूप से सिखों को, एंग्लो इंडियनों को, यूरोपियंस को और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार मिले। भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग बनाने का रास्ता खुल गया और एक स्टैट्यूटरी कमीशन बने। लोगों को धीरे धीरे संवैधानिक अधिकार देने के लिए एक कमीशन बने 10 साल के भीतर। यह एक बात उसमें कही गई, लोगों को मतदान का मर्यादित अधिकार दिया गया जो भारत में पहले कभी नहीं था। वो फ्रेंचाइज का अधिकार दिया गया, लेकिन सिर्फ टैक्स भरना करने वालों को, जो टैक्स भरते थे उन्हीं लोगों को। और इस प्रकार से क्यों न हो, लेकिन 1919 में सीमित रूप से क्यों न हो, लेकिन भारतीयों को शासन और प्रशासन में भागीदारी लेने का मौका दिया गया। तो यह एक प्रकार से इंक्लूजन था। सत्ता तो अंग्रेज़ों की थी, लेकिन वो भारत के शासन और प्रशासन में भारतीयों को भी भागीदारी देने के पक्ष में थे और अलग अलग समुदायों को उनके हिसाब से जो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था उन्हें नहीं दे पा रही थी, वो देने की कोशिश अंग्रेज़ कर रहे थे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब 1921 में मद्रास में जस्टिस पार्टी सत्ता में आई राज्य में, मद्रास राज्य में, तो उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। यह बड़ा सुंदर था कि 14 उस वक्त में जगह थी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। उन 14 जगहों में से उन्होंने जो आरक्षण लागू किया वो इस प्रकार से था कि ब्राह्मण 2, गैर ब्राह्मण हिंदू 6, पिछड़े वर्ग के हिंदू 2, हरिजन 2, मुसलमान 1 और एंग्लो इंडियन 1। तो 14 जगहों को उन्होंने जो ये 14 पॉइंट वाला फॉर्मूला निकाला था कि जहाँ भी 14 जगह हो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए, तो उन 14 जगहों का डिवीज़न जो होगा, उनका विभाजन होगा, वो इस प्रकार से होगा कि ब्राह्मण 2 जगहों पर, गैर ब्राह्मण हिंदू परंतु उच्च वर्ण के 6 जगहों पर, पिछड़े वर्ग के लोग 2 जगहों पर, हरिजन 2 जगहों पर, मुस्लिम 1 जगह पर और एंग्लो इंडियन 1 जगह पर। तो ये 14 पॉइंट का एक प्रकार से रोस्टर एक प्रकार का उन्होंने बनाया। जस्टिस पार्टी के पावर में आने के बाद मद्रास स्टेट में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास राज्य में, और ये 1921 में ये कानून बना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि 1928 में एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है, सर साइमन की अध्यक्षता में भारत में आया और भारत में संवैधानिक सुधार, न्यायिक सुधार हो, इसके लिए यह आयोग भारत में आया और सब तरफ मेल मिलाप करके, मेल जोल करके लोगों की राय जानने की कोशिश यह आयोग करने लगा। तो 1928 में जब यह कमीशन भारत में आया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से साइमन कमीशन को एक प्रतिवेदन दिया और मांग की कि पब्लिक सेक्टर अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वयस्क मताधिकार और आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। तीसरा,
मुस्लिमों के साथ साथ, सिखों के साथ साथ, गैर ब्राह्मण, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के साथ साथ दलितों को अर्थात अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए, इसकी पुरजोर मांग बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन के सामने की थी। तो साइमन कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहा है और उसी पीरियड में हम देखते हैं, उसी काल में हम देखते हैं 1927 के काल में हम देखते हैं से 1930-31 साल के पीरियड में हम देखते हैं कि भारत में दो बड़े आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, एक था महाड़ चौधार तालाब का आंदोलन, पानी को लेकर जो आंदोलन हुआ था, चौधार तालाब के जल को लेकर जो आंदोलन हुआ था, और दूसरा नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन। ध्यान रहे उस वक्त सत्ता जो थी देश में वो अंग्रेजों की सत्ता थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन दोनों आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे थे और देश में बड़े पैमाने पर जब ये आंदोलन चल रहा था, महाड़ के चौधार तालाब का आंदोलन, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर यह सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि अछूत वर्ग हिंदू नहीं है। उसी प्रकार से नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन चालू कर फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही साबित करने की कोशिश की कि अछूत वर्ग हिंदू नहीं है। यदि यह हिंदू होता तो इसे सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की अनुमति मिल जाती, जहां पर अन्य हिंदू पानी भर रहे हैं। यदि यह वर्ग हिंदू होता तो इन्हें भी उन मंदिरों में प्रवेश होता जहां पर सामान्य हिंदू पूजा अर्चा के लिए जाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर के यह दोनों आंदोलन इस देश में जो खड़े हुए, वे अघोषित रूप से इस बात की घोषणा कर रहे थे, बिना घोषित किए हुए भी घोषणा हो जाती है कि यह बहुत बड़ा वर्ग हिंदू धर्म का या हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, उसके बाहर का हिस्सा है। और साइमन कमीशन के आधार पर जब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में गोलमेज परिषद बुलाई 1930, 31 और 32 में, तो बाबा साहब 1930 की जो गोलमेज परिषद थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, तो भारत से कोई गया नहीं था, कांग्रेस से कोई गया नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 1930 के गोलमेज परिषद में गए थे और उन्होंने अपने समाज की बात, और उसी परिप्रेक्ष्य उनके आंदोलन चल रहे थे पार्श्व में, तो पुरजोर ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को रखा कि मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तरह हमें भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए, क्योंकि हम उस समाज के अंग नहीं हैं, बल्कि हम एक स्वतंत्र इकाई हैं। हम मतलब अस्पृश्य समाज, दलित समाज जिसे आज कहा जाता है, हम एक स्वतंत्र इकाई हैं और इस आधार पर हमें भी भारत के शासन और प्रशासन में हमारी भागीदारी मिलना चाहिए, जैसी मुस्लिमों को और सिखों को दी जा रही है। और यह बात अंग्रेज़ों के गले उतारने में बाबा साहब कामयाब हो गए, अंग्रेज़ों को समझाने में बाबा साहब अम्बेडकर कामयाब हो गए। और उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मांग रखी, तो उसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और वह कमेटी, सर रैमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता वाली कमेटी, भारत के विभिन्न समुदायों में जो असंतोष है उनका अध्ययन करके उनके लिए जो भी फैसले लेगी वो सभी को मान्य होगा, सभी पक्षों को मान्य होगा। इस प्रकार की राय को रखते हुए सर रैमसे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। तो कांग्रेस ने तो पहली गोलमेज परिषद को बायकॉट किया हुआ था, बहिष्कार डाला हुआ था, वो तो गए नहीं थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समिति के सामने जो अपना प्रतिवेदन दिया, उसमें वो कहते हैं कि राज्य और केंद्र के विधि मंडलों में हमारा मतलब दलितों का, अछूतों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
दूसरी बात वे कहते हैं कि 10 वर्षों के लिए हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलने चाहिए। 10 वर्षों के लिए हमें स्वतंत्र मतदार संघ, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए। तीसरा वे कहते हैं कि सरकार द्वारा स्थापित कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जो होता है राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर, वहाँ पर अछूत समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए। और चौथी बात वो कहते हैं कि केंद्र की तर्ज पर राज्यों में भी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जाने चाहिए। बहुत बड़ी दूर की सोच थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। तो यह मांगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत की महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सारा ब्यौरा महात्मा गांधी के पास आ चुका था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दलीलों से एक प्रकार से महात्मा गांधी परेशान हो चुके थे कि जिन्हें मैं हिंदू कहता हूं, अछूत हिंदू कहता हूं, और जिनको उन्होंने एक नाम दे दिया था हरिजन कहता हूं, अगर उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया तो यह हिंदू समाज से कट जाएंगे और हिंदू समाज जो है वो माइनॉरिटी में चला जाएगा। मुस्लिमों की तादाद उस वक्त भारत में पाकिस्तान के विभाजन के पहले बहुत बड़ी तादाद थी, सिखों की अपनी तादाद थी, और उसमें अगर अछूतों का वर्ग भी अगर हिंदू समाज से अलग हो जाता है तो हिंदुओं का वर्चस्व भारत से समाप्त हो जाता है। यह डर महात्मा गांधी को, और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। विशेष रूप से अछूतों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए, इसका उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया। लेकिन कम्युनल अवार्ड देने के लिए संप्रदायों को, विभिन्न संप्रदायों को, विभिन्न समूहों को उनके अधिकार देने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में, उसी कमेटी के पास ये सारे अधिकार थे। इसलिए महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कर पाए। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ, और उस कम्युनल अवार्ड के आधार पर अछूतों को, अस्पृश्यों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार घोषित किया गया। प्रांतों में पिछड़े वर्गों के लिए, विशेष रूप से दलितों के लिए 78 सीटें आरक्षित रखी गई। यह आरक्षण 20 वर्षों के लिए दिया गया, और अछूतों अर्थात दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला। 2 वोट का अधिकार मतलब 1 वोट के द्वारा वे अपने समाज के प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं, और दूसरे वोट के द्वारा वे सामान्य वर्गों के प्रतिनिधित्वों को भी चुन सकते हैं। इस प्रकार का यह बहुत बड़ा अधिकार कम्युनल अवार्ड के रूप में सर रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया और बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की झोली में ये सारे अधिकार आ गए। समाज बहुत प्रसन्न हो गया। यह इंक्लूसिवनेस था। मैं बार बार इस शब्दों पर जोर क्यों दे रहा हूं? जिस समाज को 3000 सालों से वंचित रखा गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, उस समाज को अब कहीं जाकर के अपनी न्यायोचित हिस्सेदारी मिलने लगी थी, और किसी का हिस्सा छीना नहीं जा रहा था। मजे की बात तो यह है, किसी को भी वंचित नहीं किया जा रहा था। ना ब्राह्मणों को वंचित किया जा रहा था, ना हिंदुओं के उच्च वर्णों को वंचित किया जा रहा था, ना वैश्यों को वंचित किया जा रहा था, ना राजपूतों को वंचित किया जा रहा, किसी को भी वंचित नहीं किया जा रहा था, बल्कि वंचित वर्गों को उनकी न्यायोचित भागीदारी दी जा रही, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। और इसलिए यह आरक्षण, यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण, यह 78 सीटों को रिजर्व करने का आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, सर रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिकता का जो यह अधिकार दिया था, या जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जो अवार्ड दिया था, उस अवार्ड में इस प्रकार का आरक्षण दिया गया।
इंक्लूसिवनेस का आरक्षण दिया गया, इंक्लूड करने का आरक्षण दिया गया, जिसके खिलाफ पूना में महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद पूना में अनशन प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्राप्त कम्युनल अवार्ड के विरोध में महात्मा गांधी ने अनशन चालू कर दिया। इंक्लूसिवनेस शासन में और प्रशासन में भागीदारी, जो इंक्लूसिवनेस का सिद्धांत था, उसको महात्मा गांधी डॉक्टर अम्बेडकर से छीनना चाहते थे। जब महात्मा गांधी ने उपोषण प्रारंभ किया तो उपोषण के 5वें दिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर पूरे भारत से बहुत बड़ा दबाव बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते थे कि मुझे सामने वाले इलेक्ट्रिक के खंभे पर आपने फांसी भी दे दी, तब भी मैं अपने समाज के साथ प्रताड़ना नहीं करूंगा और अपने समाज को मिले हुए अधिकारों को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जब ये धमकी दी गई कि जिस समाज के अधिकारों के लिए आप लड़ रहे हो, वो समाज ही यदि नहीं रहा तो फिर किसे ये अधिकार प्राप्त होंगे, किसे ये हक प्राप्त होंगे, किसे अधिकार प्राप्त होंगे। और ये सारा अस्पृश्य समाज, दलित समाज भारत के देहातों में, गांवों में, कस्बों में बिखरा पड़ा हुआ था, गुलामी का जीवन जी रहा था, लाचार था, दलित था, शोषित था। और बाबा साहब अम्बेडकर, सारी तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में सभी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि वे अपने मिले हुए अधिकारों को छोड़ दें और महात्मा गांधी के साथ समझौता कर लें। महात्मा गांधी के उपोषण के 5वें दिन के बाद 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ पूना के येरवाड़ा से, जिसे पुणे करार या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में कौन सी बातें उभरी? इस समझौते में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मिला हुआ अधिकार छोड़ना पड़ा और उसके लिए संयुक्त मतदार संघ को अपनाना पड़ा। जॉइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय जॉइंट इलेक्टोरेट का स्वीकार करना पड़ा, यानी हिंदू समाज के साथ ही मिला जुला निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। इस प्रकार की बात उनको स्वीकार करनी पड़ी। दूसरी बात, 78 सीटों की तुलना में उन्हें 148 सीटें भारत के राज्यों में और 18 सीटें केंद्र में आरक्षित दी गई। भारत के यदि सार्वजनिक चुनाव होते हैं उसमें 18 सीटें और राज्यों के विभिन्न चुनावों में उनके लिए 148 सीटें आरक्षित रखी गई। महात्मा गांधी ने इस बात का प्रलोभन दिया कि मैं आपको जो 78 सीटों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो आरक्षण मिला हुआ है वो आप छोड़ दीजिए, मैं आपको संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में उससे दुगने सीटों का आरक्षण देता हूं। और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में 148 सीटों का आरक्षण राज्य स्तर पर और 18 सीटों का आरक्षण केंद्रीय स्तर पर दिया गया। और ये जो आरक्षित सीटें दी गई ये 10 सालों के लिए दी गई और दलितों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अपने 4 उम्मीदवार खड़े करें, उनमें से सिर्फ दलित समाज ही चारों में से किसी बेहतर का चुनाव करेगा और जो बेहतर चुन करके आएगा वो फिर बाद में आम चुनाव में खड़ा होगा और उसे फिर चुन करके लाया जाएगा। तो इस प्रकार से फिर भी 2 वोटों का अधिकार कुछ हद तक मान्य किया गया और इस प्रकार से ये पूना समझौता हुआ और पूना समझौता में यह आरक्षण की बात है। इसके पश्चात 1935 में जो दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, ये माइलस्टोन है। तब तक भारत में बड़े सारे कानूनों को कंपाइल किया गया था, एकत्रित किया गया था और एकत्रित करके आज तक के बने जितने कानून थे, 1935 तक के बने जितने सारे कानून थे, उन कानूनों को संग्रहित करके उनकी एक संहिता बना करके 1935 में सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, दूसरा भारत सरकार का कानून बना
और उस कानून में पुणे करार को जगह दी गई। गांधी अंबेडकर समझौते को उस पुणे करार में जगह दी गई और डिप्रेस क्लासेस या दलित वर्ग या अछूत या हरिजन, इन शब्दों को छोड़कर उन सारी जातियों को जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया था, उनके लिए एक नामाभिधान दिया गया, उनके लिए एक शब्द रचा गया, उनकी एक सूची बनी और उस सूची के अनुसार उन्हें अनुसूचित जाति यह नाम दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से, जिनका अभी तक कोई जिक्र कहीं हो नहीं रहा था, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, दरी कंदराओं में, दूर दराज में रहते थे और जिनका सार्वजनिक सामाजिक जीवन से उतना संबंध नहीं था, उन लोगों की भी एक सूची बाबा साहब के प्रयासों से बनी, क्योंकि उन्हें भी समाज के, वो अछूत नहीं थे किंतु समाज से कटे हुए थे। मुख्य धारा से, भारत की मुख्य धाराओं से हजारों सालों से वे कटे हुए थे, दूर दूर थे, अलग थे और वे भी उसी प्रकार से प्रताड़ित थे। उनमें भी शिक्षा का अभाव था, संपत्ति का अभाव था, शक्तिहीन थे वे लोग। तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से उनकी भी खोज की गई, उन जनजातियों की, और उन्हें नाम दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। और उस प्रकार से दो सूचियां बनी और दोनों सूचियों को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जगह दी गई और तब से दलित वर्गों के लिए अनुसूचित जाति यह शब्द प्रयुक्त होने लगा और आदिवासी भाइयों के लिए अनुसूचित जनजाति यह शब्द प्रयुक्त होने लगा और उन्हें इस देश में आरक्षण लागू हो गया। 1935 से लागू हो गया। 1942 में वाइसरॉय काउंसिल ने भारत के सिविल सर्विसेज में, भारत के लोक सेवा आयोग की सर्विसेज में, नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 8.5% आरक्षण लागू कर दिया। इसके पश्चात साथियों हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अंग्रेज इस हालत में नहीं रह गए थे कि वे किसी अन्य देश पर शासन कर सकें। उनके लिए भी ये ज़रूरी हो गया था कि वे धीरे धीरे अपने अधीनस्थ देशों को आज़ाद करते चले जाएं और भारत में आज़ादी का आंदोलन तो उस वक्त जोरों पर था। तो धीरे धीरे जब ये बात होने लगी और भारत को भी शनै शनै आज़ादी देना है, तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार की होनी चाहिए, और भारतीयों ने अपने भारत में अपना खुद का संविधान निर्माण करना चाहिए ताकि जब हम इन्हें राजनीतिक आज़ादी दें तो वे अपने देश को सही ढंग से चला सकें। तो इस सारी बात के लिए कैबिनेट मिशन, एक आयोग, कैबिनेट आयोग भारत भेजा गया और 1946 में जब कैबिनेट कमीशन भारत आया तो ये कैबिनेट कमीशन ने बहुत सारी सुधारणाएं की। भारतीयों को कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, उस आधार पर पहले आप एक संविधान समिति का गठन कीजिए। संविधान समिति का गठन करने के लिए भारत में सार्वजनिक तौर पर चुनाव किए जाएं, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, एक संविधान समिति बने, पहले तो एक संविधान परिषद बने, फिर उसके अंदर संविधान समिति बने और इस प्रकार से आप अपना संविधान बनाइएगा और आपका संविधान बनते बनते फिर हम आपको धीरे धीरे आज़ादी जो है वो देंगे। तो आप देखते हैं कि उस प्रकार से भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत सारे उतार चढ़ाव उसमें हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मुश्किल से संविधान सभा में प्रवेश मिला और उन्होंने अपने होने को सार्थक कर दिया। और आप देखते हैं कि 2 साल 18 महीने 11 दिन 17 दिन शायद 2 साल 11 महीने और 17 दिन 18 दिन के पश्चात भारत में एक बृहद संविधान तैयार हुआ और इस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लोग कहते हैं कि भारत का जो नया संविधान बना ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर ही बनाया गया। इसमें बाबा साहब ने भी अपने संविधान सभा के आखिरी भाषण में
इस बात को माना है, स्वीकार किया है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं दी। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया। परंतु तब तक भारत में पिछड़े वर्गों के विकास का के उन्नति का जो आंदोलन था वह धीमा पड़ गया था और ना के बराबर था, और महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से वह पूरी तरह से बिखर चुका था और कांग्रेस के पीछे लग चुका था। उस वर्ग के लिए बाबा साहब जब कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने एक व्यवस्था कर दी। भारतीय संविधान में 340वें अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था कर दी कि आने वाले समय में भारत के राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे और इस बात की खोज करेंगे कि देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके विकास के लिए क्या प्रबंध किया जाए। एक आयोग बनाएंगे भारत के राष्ट्रपति, उस आयोग के अनुशंसा के अनुसार उनकी भी बेहतरी के लिए प्रयास किए जाए। तो 340वां कलम इस प्रकार का बाबा साहब अम्बेडकर इंट्रोड्यूस कर पाए संविधान में। उसे ही आधार पर आगे चलकर काका कालेलकर साहब आयोग बना। उसी आधार पर आगे चल कर के काका कालेलकर आयोग के पश्चात मंडल आयोग बना और फिर अदर बैकवर्ड क्लास की पहचान करके उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ, जिससे आज 70 साल पूरे हो चुके हैं, इस संविधान में आरक्षण का प्रावधान हुआ। व्यवस्था हुई 2 बड़े वर्गों को, करीब करीब भारत के आज की तादाद में देखी जाए तो 25% वर्ग को, अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण प्राप्त हो गया। किंतु अन्य पिछड़ा वर्गों का कोई आंदोलन नहीं होने की वजह से, सरकार पर ही पूर्णतः निर्भर होने की वजह से, फिर भी 340वें अनुच्छेद के आधार पर उन्हें भी आगे चल करके मंडल आयोग के आधार पर आरक्षण लागू किया गया, जो 1992 में से इस देश में लागू हुआ है। तो यह थी आरक्षण की अवधारणा या संकल्पना के पीछे की पार्श्वभूमि की। यह इतिहास है। आरक्षण जो इस देश में लागू हुआ, इंक्लूसिवनेस का आरक्षण, कि जिस समाज को हजारों सालों से वंचित रखा गया था भारत के सारे अधिकारों से, अधिकार क्षेत्रों से, शिक्षा से, संपत्ति से, सत्ता से, उन्हें धीरे धीरे भारत की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें सत्ता में लाया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाया जाए। तो इस प्रकार से यह इंक्लूसिवनेस का आरक्षण इस देश में लागू किया गया। यह थी पार्श्वभूमि।